कहते हैं प्यार जीवन की जरूरत है। जीवन में जोश होता है, जीवन भावुक होता है, और जब कभी भावना को ठेस पहुंचती है, जोश नेगेटिव हो जाता है। कोई ना कोई दुष्परिणाम इंसानी जिंदगी को तबाह या बर्बाद कर देता है। कार्यक्रम प्यार में सावधान इन्हीं दुष्परिणामों को रोकने और आपको आगाह करने का प्रयास है। इससे प्रेरणा लेकर आप सतर्क, सचेत और सावधान रहें। यस सर। सर, क्राइम मीटिंग छोड़ के आया हूं, बस अभी थाने में पहुंचा ही हूं। यस सर, मर्डर केस की सारी रिपोर्ट मैं आपके पास भेजता हूं। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। गोशवारा खाड़ी के पास जो लाश मिली थी उसका क्या स्टेटस है? सर, बॉडी की बहुत ही बुरी हालत है। हर एक पार्ट को टुकड़ों में काट दिया गया है। बॉडी की इतनी बुरी हालत होने के कारण अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक वाले भी सैंपल ले जा चुके हैं। और कुछ? हाँ सर, एक बात और, बॉडी की तलाशी लेने पर उससे कुछ कागजात हासिल हुए हैं, उन्हें भी फोरेंसिक लैब वालों को दे दिया गया है। गुड जॉब। सारी डिटेल्स तैयार करके मेरे टेबल पर रखो। यस सर। इमीडिएट। चलो। पुलिस कंट्रोल रूम, ओशिवारा पुलिस स्टेशन से मैं इंस्पेक्टर महेश बोल रहा हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर महेश। ओशिवारा खाड़ी में हमें टुकड़ों में लाश मिली है। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस मैसेज को सारे थानों में फ्लैश कर दीजिए। किसी भी थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो हमें तुरंत इत्तला करें। जय हिंद सर। जय हिंद। ओशिवारा खाड़ी केस का कोई सुराग मिला? सर, हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही कामयाब हो जाएंगे सर। तुम्हारे इस सीसीटीवी रिकॉर्ड को सुनते हमें 4 दिन हो गए भंडारकर। नाउ आई वांट इमीडिएट रिजल्ट, अदरवाइज हमें केस किसी और को सौंपना होगा। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर भंडारकर। अरे डॉक्टर साहब, आपने क्यों कस किया? मैं तो खुद ही फॉरेंसिक लैब आ रहा था। अपनी फोन में बात हुई थी ना, रिपोर्ट बहुत अर्जेंट है, तो मैं चला आया। ओह, आइए बैठिए। थैंक यू। क्या है ये रिपोर्ट? ये लीजिए। इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें? कुछ खास बात तो नहीं, लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, इस केस ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। खैर, जो भी हो बताइए। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो मेरे काम आ जाए। मकतूल मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, उसके गुप्तांग का खतना किया हुआ था। दूसरी अहम बात यह है कि उसके ऊपर चाकू से गोद गोद कर वार किया गया था, और तब तक वार किया गया जब तक कि उसकी मौत न हो गई। हमारी रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात को 9:38 पे हुई थी, और जो उसके बदन पे आखिरी वार के निशान है वो 9:42 का है। इसका मतलब ये कि कातिल तब तक उसके ऊपर वार करता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से मर न जाए। और कोई खास बात? जी हाँ इंस्पेक्टर, कुछ खास बातें और हैं। वो क्या है? बदन पे जो धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं वो 2 तरह के। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल 2 थे। अगर एक ही था तो उसके दोनों हाथों में हथियार थे, जिसका उसने मकतूल के बदन पे जमकर इस्तेमाल किया है। डॉक्टर साहब, उस कागज का क्या हुआ जो उस मृतक के शरीर से पाया गया था? जी, एक कागज मिला जिस पर पैसों के लेन देन का हिसाब था। मुझे वो खास महत्वपूर्ण नहीं लगा, लेकिन दूसरा कागज बस का टिकट था, जो मकतूल ने बहराम बाग से शाम 6:30 बजे बस पकड़ी थी, जो मालवानी तक की थी। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे इस केस में बहुत मदद की। आप कुछ चाय वाय लेंगे? नहीं, बस थैंक यू। लैब पहुंचना जरूरी है। थैंक्स। चलिए। ओके, थैंक यू। फॉरेंसिक लैब के मेडिकल ऑफिसर ने हमें जो रिपोर्ट दिखाई है वो उनके लिए मामूली है, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है। और सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि मकतूल शाम को 6:30 बजे बस नंबर 241 से बहराम बाग से निकला।
बहराम बाग से मालवानी जाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, क्योंकि शाम को ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि वारदात को अंजाम मालवानी में दिया गया है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लाश ओशिवारा में मिली है। लेकिन ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि हत्या मालवानी में हुई हो। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कातिल को ढूंढने के लिए अब हमारे पास सारी मुंबई नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही इलाके हैं, बहराम बाग और मालवानी। करेक्ट। और दूसरी अहम बात, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के शरीर पर 2 हथियारों से वार किया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी ने दोनों हाथों से वार किया है, या तो कातिल 2 थे। सर निश्चित रूप से कातिल 2 थे, क्योंकि जब मौत सामने आती है ना तो ऐसे में ताकत 2 गुना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उस पर काबू पाना अकेले आदमी के लिए असंभव है। यू आर राइट। इतनी बड़ी जानकारी के बाद भी हम कातिल तक ना पहुंच पाए, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी हार है। यस सर। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया और अभी तक इस केस को सॉल्व ना कर पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। एसपी साहब हम लोगों पे शक कर रहे हैं। हमें किसी भी हालत में इस केस को सॉल्व करना है। हेलो, जय हिंद सर। मालवानी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर फतेह बोल रहा हूँ। सर एक औरत और एक बच्चे को लेकर आई। उसका कहना है कि पिछले कई हफ्तों से उसके पड़ोस का एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा है और माँ बाप लापता है। घर में ताला बंद है। उसने बच्चे को अपने पास ही रखा हुआ है। मैं उस औरत और बच्चे से मिलना चाहता हूँ, उसे लेकर आओ। आपका नाम? सब रचिया। कहाँ रहती हैं आप? मालवानी रहती हूँ सर। ये बच्चा आपको कहाँ मिला? सब इसका नाम जावेद है, मेरे पड़ोस में ही रहता है। एक हफ्ते से बहुत रो रहा था, अपने अम्मी अब्बू को ढूंढ रहा है। इसके घर में कौन कौन है? इसके अम्मी अब्बू हैं और ये है। तो ये बात आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? सब मुझे लगा कि इसके घर वाले किसी काम से बाहर गए होंगे, पर इतने दिन हो गए तो मैंने सोचा कि पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। बेटा, आपका नाम क्या है? बेटा, मैंने आपका नाम पूछा, क्या नाम है? नाम बताओ बेटा। साहब थोड़ा डरा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा। इसके डर की वजह? पता नहीं साहब, कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा, इसके घर से आपके संबंध कैसे थे? साहब घर से तो संबंध ठीक है, वो भी इसकी वजह से। इसकी अम्मी के मना करने के बावजूद भी भागकर मेरे पास चला आता है, इसलिए हमारे संबंध बहुत गहरे हो गए। क्या ये बच्चा इसी तरह खामोश रहता है? नहीं नहीं साहब, बहुत बातूनी है, बहुत बातें करता है, पर अभी 1 हफ्ते से बहुत परेशान है साहब। डरने की वजह? पता नहीं साहब, कुछ बोल नहीं रहा। आपने ऐसी कोई बात देखी है जो इसके डर का कारण हो? मुझे ऐसे लगता है कि अपनी अम्मी अब्बू को ढूंढ रहा है, इसलिए परेशान है। ठीक है, अब आप जा सकती हैं और इस बच्चे को यहीं छोड़ दीजिए। और ध्यान रखिए, अगर इसके अम्मी अब्बू आ जाए तो हमें इत्तला कर दीजिएगा। साहब इतने छोटे से बच्चे को आप लोगों के भरोसे कैसे? आप चिंता मत कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात और, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। हाँ साहब, मैं आ जाऊंगी। आप जाइए। आप ना यहीं रुको, चाचू ना आपको अम्मी अब्बू के पास लेकर जाएंगे। जाइए।
बेटा, आपने अपना नाम नहीं बताया? अरे तारिक, जी सर। इसके लिए खाने के लिए बिस्किट लाओ। जी सर। कुछ नहीं होगा। क्या नाम है? मुझसे डरो मत, बोलो। खा लो बेटा, थोड़ा तो खा लो। कुछ तो खा लो बेटा। हाँ, इतने प्यार से लाया हूं, खा लो। बच्चा बहुत डरा हुआ लग रहा है। मैं चाहता हूं कि हमें से कोई इसके साथ फैमिलियर हो जाए, ताकि इसके डर की वजह जान सके। यस सर। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जावेद। पढ़ते हो? नहीं। बेटा तुम्हारी अम्मी कहाँ गई? बताकर नहीं गई? अम्मी नानी के घर गई है। और अब्बू? नहीं, मुझे नहीं जाना अब्बू के पास, मैं नहीं जाऊंगा। अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये। सलीम, 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 सलीम। मैं नहीं जाऊंगा अब्बू के पास, नहीं जा रहा अब्बू के पास। बताया? सर, अब्बू का नाम सुनते ही बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या? अब्बू का नाम सुनते ही बच्चा चिल्लाने लगा, डरने लगा? तो इसका मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। एक काम करो, किसी भी तरह बहला फुसला कर यह जानने की कोशिश करो कि आखिर बाप से डरने की क्या वजह हो सकती है। यस सर। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात हो सकती है। देखो, एक बात बताओ बेटा जावेद, किस बात से डरते हो? अब्बू से? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पुलिस चाचू है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं पूछूंगा वो बताओगे? अच्छा बताओ, तुम अपने अब्बू से इतना डरते क्यों? अब्बू ने मुझे चाचा को चाकू से काट दिया। इसलिए डरते हो तुम अपने अब्बू से? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे पुलिस चाचू हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा उस वक्त तुम्हारी अम्मी कहाँ थी? अम्मी नानी के गांव गई थी। और उस दिन तुम्हारे अब्बू के साथ कोई और था? मामू। कौन मामू? मेरे मामू। ये बात तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा। कैसे? तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे सामने ये सब किया? घर में तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं दूसरे कमरे में था। तुम्हारे अब्बू को ये सब मालूम था? मालूम था, वो मुझे सुला कर गए थे। रजिया खाला के यहाँ से कब आया? अभी अब्बू जल्दी खिलाओ ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा। अच्छे बच्चों की तरह खाओ। बहुत भूख लगी है। हाँ।
आज खाना नहीं बनाया क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तेरे लिए कचौरी लेके आया। जल्दी से खाओ और सो जाना जल्दी। अच्छी है? हाँ। शाबाश। लो, पेट भर गया? शाबाश। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। लेटो। शाबाश, सो जाओ। अरे भाईजान, कितना वक्त लगा दिया आपने? वो है क्या? आता ही होगा, फोन आया था, मारवाड़ी डिपो पहुंच चुका है। आने दे। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। भाई दोनों साले बहनों ने जबरदस्त तैयारी की दावत की। आप तशरीफ तो रखिए। नहीं बैठी बैठी। अरे आइए ना, अंदर बैठिए आप। तो हमारे भाई भाई क्या क्या हो गया तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? आस्तीन के सांप? क्या भाई क्या कर रहे हो? भाई चाकू क्यों? भाई भाई मारो भाईजान, मारो। मार क्यों रहे भाई? चाकू क्यों निकाल लिया? नहीं, भाईजान ये मरा नहीं है अभी। अभी मरा नहीं है, अभी नहीं मरा है। ना, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा भाईजान ये, अभी नहीं मरा। ना ना ना, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये, अभी नहीं मरा ये। सलीम सलीम सलीम, मर गया, मर गया वो, मर गया। रुक जा, मर गया, मर गया। हत्या का केस सुलझाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कातिल कत्ल करने से पहले अपने बचाव के सारे ताने बाने बुन लेता है। सलीम और अशरफ ने भी ऐसा ही किया होगा। इंस्पेक्टर भंडारकर ने इस केस को चुनौती के रूप में लिया। उनकी पूरी टीम उलझे केस को सुलझाने में जुट गई। छोटे बच्चे जावेद के बयान ने इंस्पेक्टर भंडारकर और सब इंस्पेक्टर तारिक को बड़ी राहत दी होगी। जावेद के बयान से केस का रुख ही बदल गया और केस को एक रास्ता नजर आने लगा। लेकिन अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। मेरे हिसाब से पुलिस को दो बातों की तसल्ली है। एक कि सलीम का बच्चा उनके पास है और हर हालत में सलीम अपने बच्चे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जरूर आएगा। इंस्पेक्टर भंडारकर की मुहिम जारी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर भंडारकर इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? मेरी समझ से आज रात सलीम के घर पे निगरानी रखो। ये तो तय है कि मुर्तजा का खून सलीम और अशरफ ने ही किया है। सर हैरानी की बात तो ये है कि वो अपने नन्हे से बच्चे को छोड़कर आखिर कहाँ गायब है? तारिक, बच्चा उसका है और उसे अपने बच्चे की फिक्र हमसे कहीं ज्यादा होगी। हमारे लिए ये जरूरी है कि सलीम और अशरफ को कैसे पकड़ा जाए। सर एक उपाय है। क्या? सर मुर्तजा के कत्ल में अशरफ का भी हाथ है और अशरफ जावेद का मामू है। अगर हम अशरफ का घर ढूंढ लें तो सलीम को कब्जे में लेने में और भी आसानी होगी। राइट,
लेकिन सर जावेद को अपनी नानी के घर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि वो औरत जो जावेद को लेकर यहां आई थी, उसे सलीम के ससुराल के बारे में कुछ पता होगा। फोन करो उसे। यस सर। हेलो। रजिया बेगम, सब इंस्पेक्टर तारिक बात कर रहा हूँ। हाँ साहब बोलिए। रजिया बेगम, सलीम का ससुराल कहाँ है? भिवंडी में कहीं है साहब, लेकिन कहाँ है ये नहीं मालूम। कोई फ़ोन नंबर? हाँ साहब, आप नफीसा बेगम का नंबर ले सकते हैं। ये नफीसा बेगम कौन है? सलीम की बीवी है साहब। अच्छा, नंबर दीजिए। 8196। ठीक है। ठीक है साहब। The number you have dialed is currently switched off. सर, जो नंबर रजिया ने दिया वो मोबाइल बंद आ रहा है। तारिक, पता नहीं मुझे क्यों बार बार ये फीलिंग आ रही है कि हमें सलीम के घर पर निगरानी रखनी चाहिए। इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं। दरवाजे खोलो। सलीम, हमें मालूम है कि तुम और सिर्फ अंदर ही हो। खोलो। सलीम, अगर भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। सलीम। पुलिस, पुलिस। मैंने कहा दरवाजा खोलो। अब क्या करें? अब भाग 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 भाग। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो। खोलो सलीम। मैंने कहा दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तुझे नहीं पता कि तेरा कसूर क्या है? बेवजह पिट रहा है तू। अब पुलिस तुझे नहीं, तू पुलिस को बताएगा कि तेरा कसूर क्या है। मोरे, मैं बताता हूँ मेरा कसूर क्या है साहब। मैं बताता हूँ मेरा कसूर क्या है। छोड़ दो साहब, मर जाऊंगा। बता क्या कसूर है तेरा? साहब, मुर्तजा का खून मैंने किया। मैंने किया उसका खून। उसके मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन अगर और बेरहमी की गुंजाइश होती ना तो मैं उससे और बेरहमी करता। सर, उसने मेरे भरोसे को नापाक कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। सुन, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बोल ताकि बात मेरे भेजे में जाए। साहब, मैं सलीम का बड़ा साला हूं अशरफ। ये छोटी बहन। ऐसा क्या हो गया कि तुम साले और बहनों ने मिलकर मुर्तजा का कत्ल कर दिया? साहब, अपने वालिद और वालिदा के बाद अगर मैंने किसी की इज्जत करी तो वो है मेरी बीबी। अपनी जानकारी के अनुसार उसकी मैंने हर खुशी, हर चीज को मैंने पूरा किया। उसकी हर खुशी को मैंने अपने जिगर में संभाल के रखा। लेकिन साहब, उसने मेरे साथ, साहब, मैं अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं।
तेरी सादगी का हुस्न भी लाजवाब है, मुझे नाज है कि तुम मेरा इस्तिखाब है। एक्सक्यूज मी, जी कोई प्राइवेट बस आई है क्या अभी तक? हाँ, मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। आप कब से यहाँ पे हैं? करीबन 45 मिनट हो गए होंगे। कहाँ जाएंगी आप? गोरेगांव स्टेशन। अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं रिक्शा कर रहा हूँ, अगर आप चलना चाहें तो। एक्चुअली मुझे भी लेट हो रहा है, अगर आप कहें तो। क्यों नहीं, बिल्कुल। भैया भैया भैया, नाम क्या आपका? क्या खूबसूरत नाम है। वैसे आपका नाम क्या है? सलीम। आप क्या करते हैं? अच्छा, वैसे कब तक फ्री होती हैं आप? क्यों, वापस साथ आने का भी इरादा था क्या? अब ऐसा हो जाए तो क्या बात, पर मुमकिन नहीं है। क्यों सलीम? क्योंकि फ्री होते थे करीबन मुझे 7 बज जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। कहाँ हो? अरे मैं अभी मालवनी में हूँ, तुम पहुँचो, मैं जल्दी पहुँचता हूँ, ठीक है? कब से वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी आओ। हाँ, बस आया, अभी आया। सलीम, हमें तुमसे निकाह करने में कोई एतराज नहीं है। हम दोनों अपनी कमाई से घर को अच्छी तरह चला सकते हैं, पर एतराज हमारे भाईजान को हो सकता है। हमारे भाईजान ने हमें एक बाप की तरह पाला है और हम किसी भी तरह का उनको कोई सदमा नहीं देना चाहते। हम ऐसा क्या करें जो उन्हें सदमा ना पहुंचे? हम हर चीज करने को तैयार है नफीसा। हमारे भाईजान का एक ही सपना है कि हमसे जो भी शादी करे वो हमारे हर एक सपना, हर एक ख्वाहिश को पूरा करे। हमें मंजूर है नफीसा, तुम्हारा हर एक अरमान हमारी सार आंखों पे। तो फिर जाओ सलीम, हमारे भाईजान से बात करो। क्यों, तुम अपने भाईजान से बात नहीं कर सकती? हमारा और तुम्हारा निकाह हो, इसमें तुम्हें दिलचस्पी नहीं है? सलीम, हमारा बात करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं ही भाईजान से बात करता हूँ।
भाईजान, नफीसा का बात करना मुनासिब नहीं होता, इसलिए मैं खुद बात करने चला आया। तुम्हारा ये लुक्का छुपी का खेल कब से चल रहा है? जनाब, हमारी ज़िंदगी में लुका छुपी कुछ नहीं है, सब बेपर्दा है। तभी तो मैं आपकी इजाज़त लेने आपके सामने बैठा हूँ। तुम करते क्या हो? भाईजान, अभी तो बीए कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीए करके नौकरी करके आ जाओ, हम बात कर लेंगे। नौकरी हो जाएगी भाईजान, लेकिन अगर आपकी रजामंदी मिल जाती तो। देखो सलीम, मैं अपनी बहन का निकाह उसी से करूंगा जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। उसकी आमदनी कम से कम 20 से 25 हजार तो हो। भाईजान, ये मेरी चाहत का इम्तिहान है। मैं नफीसा से अब तभी मिलूंगा जब मैं उसके काबिल हो जाऊंगा। बस आपकी तरफ से मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। ठीक है सलीम, हम तुमसे वादा करते हैं, हम 2 नहीं, हम 3 महीने तक उसकी निकाह की चर्चा किसी से भी नहीं करेंगे। भाईजान, अब 2 महीने में या तो मैं आपके सामने खड़ा मिलूंगा या अपनी कब्र में सो रहूंगा, क्योंकि नफीसा के बिना तो मैं नहीं जी सकता। आमीन। खुदा हाफिज। नफीसा, अरे तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हो गया? तुम सचमुच मुझसे इतना प्यार करते हो? आज एहसास हुआ। नफीसा, मेरा मकसद प्यार का इजहार करना नहीं, प्यार को हासिल करना है। तुम्हारे जज्बात को देखकर सचमुच मैं तुम्हारी मुरीद हो गई हूँ। आज जब प्यार का एहसास हुआ तो तुमने भाईजान से 2 महीने की मोहलत ले ली। मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनूंगी, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है, मुझे अपने सीने से लगा के 2 महीने अलग रहने का सहारा दोगे ना? अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। खुदा हाफिज। तुम्हारी दुआओं का असर बना रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साहब, मेरी लगन, नफीसा की दुआ और अल्लाह की मेहरबानी से अशरफ साहब को दिए हुए 2 महीने के वादे को मैंने पूरा कर दिया। अशरफ भाई भी अपनी ज़बान के पक्के थे, उन्होंने मेरी शादी नफीसा से करा दी। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी था साहब। अल्लाह भी मुझसे खुश था। एक खूबसूरत सा बेटा उसने मुझे तोहफे में दिया। अब मेरा बेटा 5 साल का है और आपके पास है। नफीसा के साथ ने मुझे हर तरीके से खुशहाल बना दिया। हमारी और उसकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर रही थी, लेकिन हमारी खुशी को हमारे किसी अपने की ही नजर लग गई और आज मैं आपके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा हूँ। जब तुम अपने परिवार की इतनी तारीफ कर रहे हो तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ये करना पड़ा? मुर्तजा मेरे खाला का बेटा है। उसकी नई नई नौकरी लगी और उसकी पहली पोस्टिंग मुंबई में हो गई। अनजान शहर में उसे अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए एक दिन उसे अपने घर में दावत पे ले आया। अपने बड़े भाई से मिलके वो भी बहुत खुश था। धीरे धीरे उसने अपनी भाभी से तालमेल बनाना शुरू कर दिया। जब छुट्टी होती घर आता, खाना खा के चला जाता। मैं भी खुश था कि अनजान शहर में एक अपना मिल गया। लेकिन साहब, सच कहते हैं कि अपना ही गद्दारी करता है। साहब, उसने मेरे घर में कब सेंग भरी मुझे पता तक नहीं चला। फिर एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। कितनी तारीफ करूं मैं आपकी, आप तो बस कमाल हो और बस कमाल हो। भाईजान से तो मुझे अब ईर्ष्या होने लगी है। क्यों? तुम्हें उनसे क्यों ईर्ष्या होने लगी है? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? जिस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने इतने सारे पापड़ बेले, उस चीज़ को तुमने इतनी आसानी से पा लिया। दरवाज़ा ऐसे खुला है, कहाँ गई है? लगता है सो रही होगी।
तकदीर हो तो मेरे जैसी हो। मुर्तजा तूने सच कहा था, तूने सच कहा था, तेरे ऐसी किस्मत किसी की नहीं है। तूने सच कहा था। भाईजान, उस मुर्तजा ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैं जानता हूं इसमें नफीसा की कोई गलती नहीं है, उसी ने बरगलाया है। तो तेरी नफीसा कौन दूध पीती बच्ची है? उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है? भाईजान मुझे नहीं पता, लेकिन उसको अपनी जान दे के इसका कर्जा चुकाना होगा। उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं अशरफ भाई, और अगर गलती नफीसा की भी है तो भी उसे ही बनना पड़ेगा। मैं नफीसा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सलीम, जो होना था वो हो गया। तू चाहता क्या ये बता? मुर्तजा को खूब चाहता हूं मैं। पागल हो गया तू? हैं? अगर पकड़ा गया ना तो जिंदगी तेरी खराब हो जाएगी। जिंदगी में बचा क्या है? और नफीसा को सजा देने का हकदार मैं नहीं हूं। हमेशा से उसे आज तक मैंने अपने से ज्यादा समझदार समझा है। उसको सजा देने की ताकत मेरी नहीं है। मेरी बहन है तो क्या हुआ? बच्चन तो वो निकली। अंधा प्यार जैसे कहते हैं ना सलीम, वो तूने उससे किया है। अंधा भरोसा तूने उसके ऊपर दिखाया है। उसने तेरे जैसे नेक इंसान को चोट पहुंचाकर अपनी तकदीर पे पत्थर मारा, पत्थर। तू जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा ही होगा। बोल। मुर्तजा का कत्ल। क्या चाहता है मुझसे? मतलब भाईजान, ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं, आपकी इज्जत का भी सवाल है। और मेरा कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं उसे मारूंगा। फिर क्या करना है? मैं चाहता हूं कि नफीसा कुछ दिनों के लिए अपने अब्बू के यहाँ भिवंडी चली जाए। आज जुम्मा है, रविवार की रात को मैं उसको अपने घर बुलाता हूं। ठीक है। तुम लोगों ने जो अपराध किया है ना, उसकी सजा सिर्फ फांसी है, फांसी। क्या नफीसा दोषी नहीं है, जिसकी हरकतों से हताहत होकर सलीम ने कत्ल जैसा जघन्य अपराध किया? सलीम को जो भी सजा हो, लेकिन सजा काटकर जिस दिन वो घर वापस आएगा, क्या नफीसा वही इज्जत, वही प्यार सलीम से पा सकेगी? क्या पूरी जिंदगी सलीम से नजरें मिला पाएगी? अगर सलीम ने दिल की जगह दिमाग से काम लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन लिखे हुए को टालना नामुमकिन है। दोस्तों, इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए और मैं आपको आगाह करता हूं, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए प्यार में सावधान। जय हिंद।